नाज़रीन, ये जो एयरपोर्ट के ऊपर इकरारुल हसन साहब और एफआईए के उस ऑफिशियल वाला मामला हुआ है, अब इसके ऊपर क्या बात करें। 24-48 घंटों से मैं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर गालम गलोच हुई, इकरार साहब को ट्रोल किया गया, उन्हें भी गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा फलाना बाप का नहीं है, फलाना पता नहीं क्या क्या, उन्होंने व्लॉग्स किए, उसके ऊपर ट्वीट्स हुए, मुख्तलिफ पॉडकास्ट हुई। अब मुझे नहीं पता नाज़रीन, ये कोई एक शैलो बहस थी, ये एक ड्रामा था, ये एक शुगल था, या कोई संजीदा बहस थी, संजीदा सवाल उठे, इसमें से मुआशरा पॉलिटिकली इवॉल्व हुआ, आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा, हम लोगों को चीजें समझ आई या समझ नहीं है। 12 एक बहस या कुड़मत सोशल मीडिया के ऊपर 24-48 घंटे पड़ा है। लेकिन उसके बाद नाज़रीन ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ महसूस हो रहा है। अब बकायदा से एफआईए के उस ऑफिशियल को मजीद वल्नरेबल, उसकी फैमिलीज को मजीद वल्नरेबल किया जा रहा है। जवाद अहमद साहब के अंदर का नाज़रीन कोई पता नहीं कौन सा एक उनके अंदर का कोई जानवर जाग गया है, जहां पर जवाद अहमद साहब प्रैक्टिकली उस नौजवान को, एफआईए के उस ऑफिशियल को थ्रेट कर रहे हैं। हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन के बाद नाज़रीन ये तीसरा लेवल है कि प्रैक्टिकली उस नौजवान को थ्रेट किया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं जो जवाद अहमद साहब उसे धमकियां दे रहे हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, आज मैं देख रहा था उनकी एक वीडियो जहां पर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान की जो तमाम तर औरतें हैं वो बेवकूफ हैं, इन्हें समझ नहीं है, ये बेवकूफ खवातीन। और फिर अब ये उस नौजवान, अच्छा मैं सिर्फ जवाद अहमद साहब के जो एग्जैक्ट अल्फाज है वो पढ़कर आपके सामने सुना देता हूं। जवाद अहमद साहब ये कहते हैं कि इकरार ने तो कुछ भी नहीं किया, इकरारुल हसन ने नरमी दिखाई है, मैं होता तो उस आदमी के साथ वो करता और मैं सिर्फ 4-5 सेकंड में करता और फिर मैं वहां से निकल जाता। अब ये 4-5 सेकंड में जवाद अहमद साहब क्या कर सकते हैं नाज़रीन, ये कोई ब्रूसली हैं या क्या ये 4-5 सेकंड में कोई मिर्चें साथ लेकर घूमते हैं, मिर्चें उसकी आंखों में फेंक लेते हैं, क्या कर लेते। आगे वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात आपको बात जुबान से नहीं करनी चाहिए, आपको हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाज़ औक़ात कुछ सवालों के जवाब आपको हाथों से देने चाहिए। आप इतने बेशर्म आदमी हैं, कोई भी इंसान मुझे मिल गया, अगर उसने गाली दी या मेरी फैमिली के सामने कोई ऐसी वैसी बातचीत की और वो मेरे हाथ लग गया तो फिर भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझसे बर्दाश्त नहीं, मेरी बर्दाश्त बिल्कुल जवाब देगी। तो प्रैक्टिकली नाज़रीन उस नौजवान को, उस ऑफिशियल को ये थ्रेट कर रहे हैं, मीडिया पर रखकर धमकियां लगातार दी जा रही हैं। अब नाज़रीन हैरत इस बात के ऊपर है कि इसके ऊपर कोई एनसीसीआई, कोई एफआईए के ऑफिशियल ना कोई बातचीत कर रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है। आज़मा बुखारी साहब ये कह रही थी कि मोहसिन नकवी साहब को इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये जो हो रहा है कोई बंदा बातचीत नहीं कर रहा। तो इस मुल्क के अंदर एक अजीब और गरीब किस्म का कानून है, कुछ लोगों को नाज़रीन हर तरह की इम्यूनिटी है, यानी कुछ भी जो मर्जी करो अपने खुन्नस निकाल कर रखो, कोई मुकदमात, कोई केसेस, कोई एनसीसीआई की नथिंग। फखरुर रहमान साहब ने ट्वीट किया और 61 साल का नाज़रीन वो एक पाकिस्तान का 30-35 सालों का उनका तजुर्बा, मोस्ट रेप्यूटेड रीजनेबल पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट शख्सियत, एनालिस्ट, एक ग्लोबल इंटरनेशनली पाकिस्तान की साफत की एक पहचान। उन्हें जनाब अरेस्ट भी किया गया, उन्हें जेल में भी रखा, उधर भी घसीटा, उधर भी घसीटा। इधर बिल्कुल एक खामोशी है और बिल्कुल एक सन्नाटा है ना। और ये मजीद उस नौजवान को वल्नरेबल किया जा रहा है। ये गलत किया उसने जो इकरार साहब के साथ किया, नहीं करना चाहिए था भाई। आपको नहीं राइट पहुंचता कि आप फैमिली के सामने पॉलिटिकल कमेंट करके, बहरहाल जैसा भी है आपको नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं करना चाहिए था। ये और बहस है कि इकरार साहब जिस लेवल का उन्होंने जाकर रोला डाल दिया वो उतना बनता था या नहीं बनता था, बहरहाल। लेकिन ये जो है ये खौफनाक है, ये जिस तरीके से जवाद अहमद साहब कर रहे हैं। जवाद अहमद साहब नाज़रीन पाकिस्तान के माशरे के अंदर, ये सोशल मीडिया पर, माशरे में तो है ही नहीं रेलिवेंट ना, सोशल मीडिया पर रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि लोग शोर लगाते हैं, पाकिस्तानी लोग थोड़ा सा शोर लगाने के शौक रखते हैं, तो उनके ऐसे कमेंट्स होते हैं जैसे मैं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हूं और मेरे बाद अंधेरा है और मेरे बाद सन्नाटा और मेरे बाद खामोशी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये बिल्कुल ना। जवाद अहमद साहब पता नहीं खुद ही अपने ख्यालों में खुद ही कहानियां बनाते हैं और खुद ही उन कहानियों में जीते हैं। लेकिन बहरहाल जवाद अहमद साहब जो कुछ भी बातचीत या मीडिया में जो भी उन्हें रेलिवेंट लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इमरान खान या इमरान खान के खिलाफ ये इर्रेशनल किस्म की गुफ्तगू कर लेते हैं, तो दैट्स व्हाई इन्हें लिया जाता है। अब इमरान अहमद खान नाज़रीन जिसके सामने आकर ये खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान के पूरे कैरियर में रिसर्च करने के बाद शायद ही कोई ऐसा, मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा मौका आपको मिलेगा कि इमरान खान ने किसी आम बंदे को ह्यूमिलिएट किया, उसकी तजलील की, या किसी भी ऑफिशियल को इस लेवल पर जाकर ह्यूमिलिएट किया, उसकी तजलील किया, उसे जलील किया। शायद हाँ कुछ वीडियोस याद आ जाती है हमें कि जहां पर इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, कुछ नौजवान ऊपर चढ़े हुए थे, तो वहां भी खान एक बड़ा खूबसूरत मनाजिर होता है, खान और नीचे आ जाओ, मैं तकरीर नहीं करूंगा, भाईजान नीचे आ जाओ, और जब तक तुम लोग नीचे नहीं आओगे, ये जगह खतरनाक है, तब तक मैं बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर नाज़रीन प्रैक्टिकली थ्रेट की जा रही है। इमरान अहमद खान न्याजी ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑनरेबल जस्टिस के बारे में गुफ्तगू या बातचीत की थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उनके चैम्बर में जाकर माफी मांगी। इमरान खान पेशियां उसके बाद भी भुगतते रहे। यहां पर नाज़रीन एक खास किस्म की इम्यूनिटी दी जाती है, ना सिर्फ इम्यूनिटी दी जा रही है बल्कि उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर पूरा मौका दिया जा रहा है, पूरा टाइम दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर के उस खुन्नस को निकालें।
जवाद अहमद साहब बिल्कुल पॉलिटिक्स करें, बिल्कुल सिंगिंग करें, गुलकारी करें, टीवी पर आए, बातचीत करें, इलेक्शंस लड़ें, अवाम का वोट लें, पॉडकास्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन ये धमकियां हैं भाई, ये थ्रेट है, ये धमका रहे हैं। बहरहाल जो भी है, इनके चंद नादरीन फॉलोअर्स हैं और ये अवाम का ये हाथ खोल रहे हैं, ये लोगों का नादरीन हाथ खोल रहे हैं। और ये कल को लोगों ने सिर्फ यही फैसला करना है, लोगों ने यही डिसाइड कर लेना है कि भाई जो भी जहां पर भी आपकी पसंद का कमेंट नहीं आया या आपकी सियासी समझ के खिलाफ किसी ने बातचीत कर दी तो पेल दो, कुटना शुरू कर दो, हाथ छोड़ दो। क्योंकि जवाद अहमद साहब जी टीवी पर बातचीत कर रहे थे कि वो ब्रूसली हैं और 4-5 सेकंड में वो पता नहीं आंखों में मिर्ची फेंक कर जवाद अहमद साहब पता नहीं क्या कर सकते, तो मैं भी करके देखती, तो मैं भी तजुर्बा कर लेता। दोहरा म्यार और एक अजीबो गरीब किस्म का म्यार नाज़रीन यहां पर नजर आ रहा है। नाज़रीन, डोनाल्ड जी ट्रंप की और पुतिन की आपस में बातचीत हुई है, अभी थोड़ी देर पहले, ये अल जज़ीरा की खबर है, और ट्रंप ने एक प्रेस टॉक भी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी क्रूशल और अहम तरीन टॉक है जो कि पुतिन की और ट्रंप की आपस में हुई है। ये बात याद रखें कि रशिया इस सारे सिनेरियो के अंदर सबसे ज्यादा रेलिवेंट मुल्क है और सबसे अहम तरीन मुल्क है। ये ऐसी खबरें, ये रूमर्स मौजूद हैं कि सैटेलाइट इमेजरी या सैटेलाइट सर्विलेंस बाकायदा से रशिया ने ईरान को प्रोवाइड की थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो धागा निकाला है इन्होंने, या जो मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रंप को उधेड़ा है, इसकी जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, उन्हें उधेड़ा है, ये बुनियादी तौर पर रशिया की जानिब से इंटेलिजेंस या उनकी सैटेलाइट इमेजरी दी गई थी, सैटेलाइट सर्विलेंस दी गई थी, और रशिया ने हथियार भी पहुंचाए हैं ईरान के अंदर। ऐसी रूमर्स मौजूद है, खबरें मौजूद हैं। और ज़ाहिर जब नाज़रीन इतने बड़े स्केल के ऊपर वॉर्स होती हैं तो मुख्तलिफ ममालिक बैकडोर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर अपना किरदार अदा करते हैं। आई होप नाज़रीन कुछ और भी मुल्क पहुंचे होंगे जिनका शायद हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में तारीख बताएगी, जो फ्यूचर है उस वक्त जो मौरखीन लिखेंगे उस वक्त वो सारी चीजें बताएंगे कि भाई उस वक्त क्या क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल रशिया रेलिवेंट तरीन मुल्क है। और ये भी रखेंगे जॉइंट कम्प्रिहेंसिव JCPO, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो P5+ की जो एक डील हुई थी ईरान के साथ, उस दौरान ईरान ने एक मैसिव चंक ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम वो रशिया के हवाले किया था और रशिया बड़ा तगड़ा हिलाया है। अच्छा, फिर ये खबरें भी, ये रूमर्स मौजूद हैं, इसकी बारह तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी हकीकत भी है कि यूक्रेन वॉर के दौरान ईरान ने मुख्तलिफ ड्रोन्स रशिया को पहुंचाए और ईरान बाकायदा से उनके साथ स्टैंड किया, रशिया इनके साथ स्टैंड कर रहा है। अभी अब्बास अरागची साहब जब रशिया के अंदर गए हुए थे तो उस दौरान रशिया ने स्टेटमेंट दी कि हम ईरान की सोवरेनिटी या ईरान के राइट को स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर तस्लीम करते हैं। तो रशिया रेलिवेंट तरीन मुल्क है। और पुतिन की और जो ट्रंप की बातचीत हुई उसके अंदर पुतिन ने यह कहा कि भाई एनरिचमेंट के हवाले से, यानी जो एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है, जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका के हवाले की जाए या उसके हवाले से कोई ना कोई फैसला करे, उस पर पुतिन ने यह कहा कि हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने कहा यूक्रेन की वॉर बंद करो। बहरहाल इसकी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन मीटिंग है। अच्छा, कुछ और भी खबरें हैं जिनकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है कि जो ईरान गारंटर मांग रहा है, ईरान जो गारंटी चाह रहा है, एक पैक्ट चाह रहा है बैनुल अक़वामी, इसके ऊपर बाकायदा से स्टेटमेंट अथॉरिटीज चाह रहा है कि फ्यूचर में कोई वॉर नहीं होगी, फ्यूचर में कोई जंग नहीं होगी और ईरान बार बार इस तरह की जंगें और ये सारे मामला नहीं फेस कर सकता, लिहाजा वंस फॉर ऑल इस मसले को सेटल करें। ये खबरें आ रही हैं कि शायद चाइना और रशिया स्टेप इन करेंगे और चाइना और रशिया गारंटी देंगे या एक पैक्ट का हिस्सा होंगे, एक लार्जर एग्रीमेंट का हिस्सा होंगे कि आने वाले टाइम में ईरान के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अटैक या ईरान के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हमला नहीं होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन नाज़रीन हैपनिंग है। बहरहाल ट्रंप ने यह कहा कि जो अपना हार्मुज है उसका ब्लॉकेट बड़ा जीनियस है और ये 100% फुल प्रूफ है और वो इसे नहीं खोलेंगे। अच्छा, फिर नाज़रीन रॉयटर्स की आज ये खबर आई है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के अंदर मुश्तबा खामनेई साहब असल में लीड नहीं कर रहे, यानी उनके सुप्रीम लीडर वो लीड नहीं कर रहे, बल्कि IRGC के अहमद वहीदी साहब ये लीड कर रहे हैं। और जो मुश्तबा खामनेई हैं वो सिंबॉलिक एक लीडर हैं, यानी सिंबॉलिकली चीजों को चला रहे हैं। तो इमेजिन करें 60 दिन जंग लड़ने के बाद मरवा कर तबाही निकलवा दी अमेरिका की, मिडिल ईस्ट बर्बाद कर दिया, पूरे शेख नाज़रीन रो रहे हैं, ठूठा लेकर दुनिया से मांगने पर मजबूर हो गए हैं, फूड क्राइसिस मिडिल ईस्ट के अंदर डेवलप हो गया है। अभी तक अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन मीडिया को, अमेरिकन एजेंसियों को पता ही नहीं है कि ईरान के अंदर डील कौन कर रहा है, ईरान के अंदर कौन है जो असल हु इज कॉलिंग द शॉट्स, थिंक टैंक कौन सा है, कौन है जो सारा चेस बोर्ड बिछा रहा है, कौन है जो प्लान कर रहा है, कौन है जो सारे, अच्छा ये वो असल स्मोक स्क्रीन है जिसका ईरान फायदा उठा रहा है। ये वो डेटा की अनअवेलेबिलिटी है जो दुनिया के पास है या ईरान के बारे में किसी को पता ही नहीं है या किसी के पास खबर ही नहीं है। तो अभी तक कंफ्यूजन ईरान के अंदर लीडरशिप कौन सी है, वेस्ट को या अमेरिका को या वहां के मीडिया को या वहां के एजेंसीज को या उनका डेटा, अभी तक यानी एक तरफ ट्रंप आकर चीख कर ये कह रहा है कि हमने उनकी मिलिट्री तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स बर्बाद कर दिया, तबाही फेर दिया हमने वहां पर। पेंटागन प्रैक्टिकली ये बता रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया ये बता रहा है कि भाई 60-70% वो अभी तक इंटैक्ट हैं। 67, तो ये जो कंफ्यूजन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ डेटा जो अमेरिका के पास ये ग्लोबली नजर आ रहा है, ये असल स्मोक स्क्रीन है जिसका फायदा ईरान उठा रहा है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।